हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका राजन सीरीज। तो दोस्तों, राजन सीरीज में हम लोग टोटल 29 क्वेश्चन लघुत्तरी का देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। ये आपके बीटीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए किए गए कार्य। तो इसमें से देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार उसके 5 कार्य इस प्रकार हैं। इसमें देखिए, पहला, सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना एवं आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना। तो दोस्तों, आपको सीधे ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना और साथ ही जो आक्रामक प्रवृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण रखना। और दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना या समाधान करना। और तीसरा, यहाँ पे राष्ट्रों के आत्मनिर्णय की प्रक्रिया को तेज करना तथा उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को विघटित करना। तो जो भी आत्मनिर्णय यानी कि स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर विकसित करना और साथ ही साथ जो उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां हैं उसको विघटित करना। और यहाँ पर देखिए, नंबर 4 है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में जो भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किए जाते हैं, यानी कि हर एक क्षेत्र में जो भी सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं उनको यहाँ पे सहयोग प्रदान करना, प्रोत्साहित करना, यानी जिससे कि विश्व में हर तरह के जो भी रीति रिवाज, संस्कृति रही है, जो भी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था रही है वो कायम रह सके। और यहाँ पर देखिए, नंबर 5 है, यहाँ पे कुछ समय बाद इसके कार्यों में निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसके अलावा दोस्तों नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना भी शामिल की गई है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे जो प्रगति होती है वो एक तरह से पहले किसी राज्य में, देश में, फिर इस तरह से पूरे विश्व में एक आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होती है। क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, जहाँ पे भी विश्व स्तर पर किसी भी विश्व के किसी भी कोने में अगर कहीं की भी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पर अगर भुखमरी की समस्या है या फिर किसी भी तरह की अव्यवस्था आ रही है, तो वहाँ पे पूरे विश्व के एकजुटता होती है, जहाँ पर लोग पूरे विश्व के देश उस जगह की हेल्प करते हैं, उस जगह के लोगों की हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। हिमालय पर्वत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपके 2017 में पूछा गया है। ये देखिए, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के विषय में हम देखेंगे। यह श्रृंखला लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह पश्चिम में सिंधु गाज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक चाप आर्च की आकृति में है। तो दोस्तों, कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा तक इस श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा तक की श्रृंखला की लंबाई इसकी कितनी है, हिमालय पर्वत की 2400 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, हिमालय पर्वत की श्रेणियां दी गई हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, दक्षिण में महान हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। तो दोस्तों, ये हिमालय की ही श्रेणियां हैं। जो काराकोरम श्रेणी है या लद्दाख या जास्कर, ये सब हिमालय पर्वतमाला से सम्मिलित है। या इसमें देखिए, महान हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर वाली सबसे लंबी श्रेणी है। और यहाँ पर हम देखेंगे, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, या चामोलुंगमा, ये 8848.86 मीटर इसकी जो लंबाई है और इसी श्रेणी के नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों, आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है और चामोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी लंबाई जो है 8848.86 मीटर हो गई है। और दोस्तों, ये स्थित है नेपाल में। कंचनजंगा इस श्रेणी का दूसरा सर्वोच्च शिखर है
पर्वत शिखर है जो सिक्किम में स्थित है। मलाकू नांगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि अन्य प्रमुख पर्वत शिखर हैं यहाँ पे। और ये पर्वत शिखर संपूर्ण वर्ष हिम से ढके रहते हैं। यानी कि ये जो पर्वत शिखर हैं इसके अलावा भी मलाकू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ तो पूरे साल ये बर्फ से ढके रहते हैं। इस श्रेणी में कई हिमनद तथा दर्रे भी पाए जाते हैं। हिमनद मतलब ग्लेशियर। और महान हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तथा औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। महाभारत लेक, पीर पंजाल, धौलाधर, चूरिया और मंसूरी श्रेणी मध्य हिमालय के भाग हैं। काठमांडू घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है इसी पर्वत श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग महान हिमालय और लघु हिमालय के विषय में पढ़ रहे थे। और लंबाई यहाँ पे 3700 मीटर और 4500 मीटर है। यानी कि मध्य हिमालय, यहाँ पे महान हिमालय और उसके बाद लघु हिमालय, और साथ ही इसकी जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है। तो इसी के बीच में ही पीर पंजाल, धौलाधर और चूरिया, मंसूरी श्रेणी मध्य हिमालय के ये सब भाग हैं। और काठमांडू घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर घाटी जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है ये इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये आपके 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसमें देखिए मृत्यु दर में कमी। तो दोस्तों मृत्यु दर में कमी की वजह से भी जनसंख्या बढ़ी है। ऊंची जन्म दर, और ऊंची जन्म दर का मतलब यहाँ पे जो जन्म दर है बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है। और मृत्यु कम हो रही है और बच्चों का जन्म अधिक हो रहा है, तो इससे भी जनसंख्या बढ़ेगी। बाल विवाह होने से भी, जिससे कि कम जो हमारे देश की जो जलवायु है, गर्म जलवायु, इसकी वजह से भी कम उम्र में ही लड़कियां होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और उसकी वजह से कम उम्र में उनका विवाह हो जाता है, और जिसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। गर्म जलवायु भी कारण है जनसंख्या वृद्धि का। कम उम्र में ही वो मैच्योर हो जाते हैं, तो इस वजह से गर्म जलवायु की वजह से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और धार्मिक कारण भी है। धार्मिक कारण, जहाँ पे हमारे यहाँ विवाह एक धार्मिक संस्कार के अंतर्गत रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष या महिला को विवाह करना अनिवार्य एक तरह से रखा जाता है हमारे धर्मों में, तो इसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और निम्न जीवन स्तर से भी देखिए, जहाँ पे अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है या फिर खान पान या कहीं ना कहीं गरीबी है, तो वहाँ पे लोग बच्चों को पैदा भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो जैसे ही बड़े होंगे वो कमाना शुरू कर देंगे और उनसे उन्हें पैसा मिलने लगेगा। तो एक तरह से जहाँ पे निम्न जीवन स्तर है वहाँ पे भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब आगे चलिए देखते हैं खनन का क्या अर्थ है। भारत में खनन व्यवसाय की विशेषता लिखिए। खनन से आशय, ये आपके 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए इसी तरह से आप देखते भी चलिए। अगर आपके पास ये टाइम ना रहे कि आप पेपर सॉल्व कर पाएँ, तो कम से कम आपके पास ये तो है कि ये देखिए ये कौन से सन में क्वेश्चन आया है और ये किस तरह से हमारे इस ईयर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए ये BTC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो खनन से आशय क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। यानी कि जो भी खनिज और धातुएं पृथ्वी के अंदर हैं उसको खोदने का ही कार्य, उसको क्या कहते हैं? खोद कर निकालने का जो कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। और आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गई है कि प्रतिवर्ष इसकी आवश्यकता करोड़ों टन की हो गई है। यानी कि इसकी खपत इतनी तीव्र गति से हो रही है कि हर साल इसकी जो आवश्यकता है वो करोड़ों टन की होती जा रही है। और इस खपत की पूर्ति हेतु बड़ी बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव हुआ है। तो दोस्तों आगे चल के इतना ज़्यादा इसकी जो आवश्यकता बढ़ी है, इससे ये लगता है कि आगे चल के इसकी आवश्यकता और भी बढ़ेगी। और फलस्वरूप खनिज कर्म से ने विस्तृत इंजीनियरिंग का रूप धारण कर लिया है। और जिसके परिणाम स्वरूप देखिए तो खनिज कर्म यानी कि जो खनन की क्रिया है वो धीरे धीरे
विस्तृत इंजीनियरिंग का रूप धारण कर ले, जहाँ पे चूंकि दोस्तों जो भी खनन कार्य होते हैं वहाँ पे इंजीनियर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही क्लियर लोकेशन और सारी चीज़ें बताते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही खुदाई वगैरह चलती है। आगे चलिए देखते हैं। संसार के अनेक देशों में, जिनमें भारत भी एक है, और खनन कार्य बहुत प्राचीन समय से ही प्रचलित है। आपको पता है कि भारत में भी खनन कार्य हो रहे हैं और वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसलिए छोटी छोटी खानें ही पर्याप्त थी और उस समय खानें 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। यानी कि जो पहले के खनन होते थे वो 100 फुट से ज़्यादा गहरे नहीं होते थे। जहाँ पानी निकल आया करता था वहाँ नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग से पंप आदि यंत्र नहीं थे। तो पहले के समय में और आज के समय में जो खनन का तरीका वो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। पहले अगर पानी निकल आता था तो वहाँ पे खनन करना बंद हो जाता था, लेकिन आज पंप से उस पानी को निकाल करके फिर से खनन करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से पहले के और आज के युग में जो आधुनिक मशीनें हैं उससे जो खनन की गहराई है वो और अधिक होती जा रही है। पहले 100 फुट तक ही गहराई तक खुदाई होती थी, खनन होता था, लेकिन आज उससे अधिक होने लगा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, आतंकवाद क्या है, इसको समाप्त करने के उपाय बताइए। ये देखिए 2020 और 2017 में पूछा गया ये आपके क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए जितने भी चैप्टर इसमें आपके हैं सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं आतंकवाद के विषय में। दोस्तों आतंकवाद वह वाद या वह विचारधारा या कार्य है जिसके अंतर्गत एक समूह या संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनहित तथा राष्ट्रीय हित का तनिक भी ख्याल न करते हुए हिंसा या हिंसक धमकी का सहारा लेता है और लोगों में आतंक फैलाने के लिए निर्दोष लोगों, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े और महिलाओं की हत्या करके जान माल की असीम क्षति या आत्मघाती हमले किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए आतंकवाद एक विचारधारा, एक कार्य पद्धति है जहाँ पर लोग अपने हित को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए ये जो आतंक का सहारा लेते हैं, जहाँ पर लोग जो निर्दोष लोग हैं, देश की जो निर्दोष जनता है उसको अपना शिकार बनाते हैं अपने किसी भी कार्य को जो सरकार है उससे मनवाने के लिए या फिर लोगों में अपना दहशत फैलाने के लिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आतंकवाद केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का और निकट भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का है, यानी कि ये जो आतंकवाद है केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसने लोगों के अंदर दहशत फैला के रखा है। चाहे वो अलग अलग तरह के जो आतंकी संगठन हैं वो अपना बात मनवाने के लिए, अपने जो भी लोगों के अंदर अपना धाक जमाने के लिए कह सकते हैं, अपनी दहशत फैलाने के लिए हमेशा निर्दोष लोगों को अपने, यहाँ पे हम कह सकते हैं, अपने गलत मंसूबों का शिकार बनाते हैं, जहाँ पर वो अपने लोगों के जान माल के लिए या अपने जो भी उनके डिमांड रहते हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार से ये निर्दोष लोगों को मारते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए आतंकवाद के मुख्य बिंदु निम्न हैं। यह राज्य का समाज के विरुद्ध होता है, यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है। तो दोस्तों अक्सर आप देखेंगे राज्य में भी आतंकवाद है, जहाँ पे सीमावर्ती प्रदेश हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद का उन्हें सामना करना पड़ता है और इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है। तो राजनीतिक उद्देश्य भी होता है आतंकवाद का, जहाँ पर वो अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के अंदर दहशत फैलाते हैं और ये अवैध और गैर कानूनी होता है। दोस्तों देखिए अक्सर जब कोई बड़ा आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए भी लोग, आतंकवादी जो संगठन होते हैं वो लोगों के अंदर दहशत पैदा करते हैं या फिर कहीं प्लेन हाईजैक कर लेंगे, कहीं किसी बड़े नेता को पकड़ लेंगे कि वो अपना डिमांड पूरा कर पाएँ। और यहाँ पे देखिए नंबर 4 है, यह न केवल अपने तात्कालिक शत्रु को अपितु सामान्य लोगों को भी डराने और उनमें भय और आतंक पैदा करने के लिए कोशिश करके उन्हें अवपीड़ित एवं वश में करने का कुप्रयास करते हैं। नंबर 5 देखेंगे,
ये अपने कार्यों का या हमलों को इतने आकस्मिक और अनएक्सपेक्टेड और भयंकर रूप में अंजाम देते हैं कि केवल जनसाधारण में ही नहीं अपितु कभी कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना पैदा होती है। तो दोस्तों आपने देखा था जब आपके जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पूरा उन्होंने जो फौजियों की गाड़ी थी उसको उड़ा दिया था और उसमें से एक भी फौजी की डेड बॉडी नहीं मिली थी, पूरे चिथड़े उड़ गए थे। तो एक तरह से ये बिल्कुल आकस्मिक करते हैं, किसी को भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला। सब अपने घर परिवार से गाड़ी में बैठ के बातचीत करते हुए चल रहे थे और अचानक पता चलता है कि उनकी गाड़ी में विस्फोट हुआ और उसमें से कोई भी नहीं बचा। तो एक तरह से ये अनएक्सपेक्टेड होता है, जहाँ पर सरकार भी बिल्कुल लाचार हो जाती है। और आपने अपने टीवी न्यूज़ में देखा भी था कि एक माँ अपने बच्चे के डेड बॉडी को जब नहीं देखती है तो वो कहती है कि जब मेरा बच्चा जाता है फौज में तो आप 1 इंच भी नहीं कम लेते हैं, तो मैं जहाँ पे उसका सर गायब है या हाथ गायब है, मैं उसका डेड बॉडी कैसे आपसे ले लूँ। आपने वो सीन देखा होगा उस समय में जब न्यूज़ चल रहा था। तो एक तरह से ये जो मार्मिक घटनाएं होती हैं कि जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को फौज में देख करके कितना गर्व से कहती कि वो मेरे देश की रक्षा के लिए सैनिक बना है, लेकिन जब वो ही बेटा लास्ट टाइम भी वो उसका मुंह नहीं देख पाती, क्योंकि मुंह तो रहता ही नहीं है, उड़ चुका है बम विस्फोट में। तो ये इस तरह का होता है आतंकवाद, जहाँ पे किसी को कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगता है कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों आतंकवाद को समाप्त करने के लिए निम्न प्रयासों पर जोर देना चाहिए। सुरक्षा अभिकरणों के प्रति प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और राजनीतिक हस्तक्षेप की समाप्ति। तो दोस्तों देखिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यही प्रयास करना चाहिए कि सुरक्षा अभिकरण जो है उनकी उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ जो राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर इस तरह का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और खुफिया तंत्र को और सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए, और जो भी खुफिया एजेंसियां होती हैं उनको और सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे कि जो भी इस तरह की घटनाएं होने वाली हैं उसका पता पहले से ही चल जाए, और जो भी क्रिमिनल हैं या जो भी आतंकी संगठन है उनका पर्दाफाश हो पाए। और साथ ही यहाँ पे देखिए नंबर 4 है सुरक्षा अभिकरणों को अत्याधुनिक सुरक्षा हथियारों या सुविधाओं से लैस करना। जो भी सुरक्षा अभिकरण हैं उनके लिए और अत्याधुनिक सुरक्षा हथियार लाए जाएं, जिससे कि ये पता चल सके कि जो सामने से आ रहा है वो आतंकी है या फिर वो कुछ गलत इरादे से हमारे साथ कुछ करने वाला है। इस तरह की कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। और नागरिकों को आतंकी चुनौतियों के प्रति जागरूक करना, ये भी जो भी नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, अगर किसी भी तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं तो नागरिक उसका सामना कैसे करें, इसके लिए भी नागरिकों को जागरूक करना चाहिए। दोस्तों आपने देखा अभी जल्दी ही इजराइल और साथ ही गाजा पट्टी का नाम सुना होगा, जिसमें हमास आतंकी संगठन था। फिर भी इजराइल की जो डोम पद्धति या लड़ने की जो व्यवस्था थी, डोम प्रणाली, उसमें देखा आपने कितने अच्छे ढंग से सामना किया इस हमास का आतंकी संगठन जो था। तो दोस्तों वहाँ पर देखिए जितने भी लोग हैं इजराइल में, उन सबको, चाहे वो सिविल नागरिक हो, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है लड़ने की। तो एक तरह से आत्मरक्षा की ट्रेनिंग अगर हर किसी को दी जाए, हर नागरिक को सक्षम बनाया जाए, तो बहुत हद तक हम ये आतंकी संगठन जो है इनको समाप्त करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो आतंकी संगठन होते हैं ना, ये ऐसे ही मासूम लोगों का सहारा सबसे पहले लेते हैं और बाद में पूरे देश में तबाही मचाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालिए। दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखिए पहला है किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रभावी मूल्य समर्थन नीति के संचालन के लिए
तो यहाँ पे देखिए पहला कि भारतीय खाद्य निगम की व्यवस्था क्यों की गई कि किसानों के हितों की रक्षा हो पाए और साथ ही उन्हें प्रभावी समर्थन मूल्य मिले, जो कि उनके फसल के लिए जितना लागत है उस लागत से उनको प्रॉफिट हो पाए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा है कि संपूर्ण देश में सार्वजनिक खाद्य वितरण के लिए, जो संपूर्ण देश में सार्वजनिक रूप से कि हर जगह हर क्षेत्र में खाद्य का वितरण सही ढंग से हो पाए, इसके लिए भी खाद्य निगम की स्थापना की गई। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और परिचालन सुनिश्चित करने के तथा बाजार स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखने के लिए भी खाद्य निगम की आवश्यकता थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 4 है, एक विश्वसनीय कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु भारतीय खाद्य निगम सरकार की खाद्यान्न निष्पादन नीति के अंतर्गत गेहूं चावल का प्रबंध करना, गेहूं और चावल का प्रबंध करना। दोस्तों खाद्य निगम का सबसे पहला कार्य हमने देखा कि किसानों को उनका समर्थित मूल्य मिले और उनको अपने फसल के लिए सही ढंग से उनको मूल्य भी उनको मिल जाए और जो भी उनकी लागत मूल्य से प्रॉफिट हो। और इसमें हमने देखा कि पूरे विश्व में खाद्य की जो वितरण व्यवस्था है वो सही ढंग से हो और साथ ही साथ जो बाजार स्टॉक हो वो संतोषजनक हो, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि बहुत, जब जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जब प्याज का मूल्य बढ़ता है तो बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टॉकर होते हैं ना वो अपना स्टॉक करके ज़्यादा रख लेते, तो इससे क्या होता है कि जो प्याज है वो अचानक उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार लगाम कसेगी कि इस तरह का कोई ना करे जहाँ पे स्टॉक खूब ज़्यादा करके रख ले जिससे कि जो वितरण है वो कम हो जाए। तो और इसके आगे देखेंगे, एक विश्वसनीय कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु भारतीय खाद्य निगम सरकार की खाद्यान्न निष्पादन नीति के अंतर्गत गेहूं एवं चावल का प्रबंध करता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक विश्वसनीय कीमत, ये जो खाद्य निगम है एक विश्वसनीय कीमत यानी कि ऐसी कीमत जो सबके लिए विश्वसनीय हो और साथ ही साथ एक बाजार स्टॉक संतोषजनक हो जिससे कि हर किसी को समर्थित मूल्य पर चीज़ें उपलब्ध हो पाएँ। और यहाँ पर देखिए जिसमें गेहूं और चावल प्रमुख हैं और यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत प्रथम आपूर्ति श्रृंखला संबंधी निगम है। प्रथम यानी कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो भारतीय खाद्यान्न निगम है ये पहला आपूर्ति श्रृंखला संबंधी निगम है जो कि पूरे एशिया महाद्वीप में भी कार्य कर रहा है और इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं एवं चावल खरीदता है और भारतीय खाद्य निगम यह कार्य जिला कार्यालयों के माध्यम से करता है। तो दोस्तों देखिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसी मूल्य पर ही किसानों से चावल और गेहूं खरीदता है। और जो भारतीय खाद्य निगम है यह कार्य जिला कार्यालयों के माध्यम से करता है, यानी कि पहले जिले में फिर राज्य में फिर देश में, इस तरह से अलग अलग जो माध्यम है उन माध्यमों से भारतीय खाद्य निगम अपना कार्य करता है। चलिए देखते हैं आगे, नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य क्या है। नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य दोस्तों ये देखिए आपके 2017 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों। नागरिक सुरक्षा संगठन ध्यान से पहले समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। नागरिक सुरक्षा संगठन जो तो ये नागरिकों के ही बीच से चुने हुए लोग होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इनके जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य पूछा है तो पहला इसमें हवाई आक्रमणों से जन धन की हानि को कम करना। ये नागरिक सुरक्षा संगठन है इसका प्रमुख उद्देश्य पहला है ये कि जो भी हवाई आक्रमण हो रहे हैं उनसे जो धन और जन की हानि हो रही है उसको किस तरह से कम करना है, किस तरह से जन धन की हानि कम हो। और दूसरा औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना। जो भी औद्योगिक कृषि क्षेत्र हैं यानी कि जिससे कि उद्योग धंधों का विकास हो जिस कृषि से, ऐसे उत्पादन को बनाए रखना और जनता के मनोबल को बनाए रखना, यानी कि किसी भी आपदा में जनता का मनोबल बना रहे, उनका मनोबल ना टूटे। और नंबर 4 है प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना। अगर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उस समय ये जो नागरिक सुरक्षा संगठन है ये राहत और बचाव का कार्य करेंगे। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 है कि शांति काल में अधिकारियों स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक तथा जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो
महामारी रोकने, टीकाकरण कार्यों में सहयोग करना। लेकिन दोस्तों अगर देश में किसी भी तरह का आपदा नहीं है और किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं है, तो उस समय ये लोग क्या करते हैं कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, उनका ये सहयोग करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और साथ ही अन्य सामाजिक और जन कल्याणकारी जो कार्य हैं, जैसे कि पल्स पोलियो महामारी, इन सब को रोकने के लिए जो टीके लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, इनमें भी सहयोग करना। तो ये कार्य होते हैं नागरिक सुरक्षा संगठन के। दोस्तों इसी तरह से आप रटिएगा नहीं, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हवाई हमला होता तो उसमें जन धन की हानि को कम करना है और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना है और जनता के मनोबल को भी बनाए रखना है और साथ ही प्राकृतिक आपदा आने पर बचाव और राहत का कार्य में सहयोग करना है। और अगर कोई भी किसी भी तरह की आपदा देश में नहीं, अगर शांति काल है, तो उस समय सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्य जैसे कि पल्स पोलियो और टीकाकरण, इन सब में सहयोग करना है। तो इस तरह से आप याद नहीं करिए, समझ लीजिए बस, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता बहादुर शाह जफर को ही क्यों घोषित किया गया, किन्हीं 4 कारणों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों देखिए हमारे देश का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर का दरबार 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था। तो जो भी 1857 की क्रांति हुई थी, उनमें जो भी गतिविधियां थी, उसका मुख्य केंद्र कौन था? जो मुख्य केंद्र था वो था दिल्ली का दरबार, जिसमें बहादुर शाह जफर रहते थे। और संघर्ष प्रारंभ होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक मेरठ से 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। तो दोस्तों जब यहाँ पे देखिए, जब 11 मई को स्वतंत्रता संग्राम, जो कि उस समय मेरठ में जो सैनिकों ने विद्रोह किया था, उस समय वो जब विद्रोह करने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं और इस अंतिम मुगल सम्राट को अपना नेता स्वीकार किया। क्योंकि दोस्तों जो सैनिक थे उनका कोई नेता नहीं था उस समय, तो इन्होंने मुगल बादशाह को ही अपना नेता बताया और बहादुर शाह द्वितीय ने लगभग 3 माह तक दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त रखा। तो 3 माह तक बहादुर शाह जफर, चूंकि ये शासक थे तो इनके पास सेना वगैरह तो थी ही, तो उन्होंने अपने सेना के माध्यम से दिल्ली को 3 महीने तक अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त रखा और अंग्रेजी सेनाओं को अनेक स्थानों पर पराजित भी किया। और अंत में अल्प साधनों के कारण बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर जिसे हम कहते हैं, को पराजित होकर बंदी बनना पड़ा और अंग्रेजों ने उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों देखिए, जब मेरठ में सैनिक विद्रोह करते हैं तो वो भागकर कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली। और दिल्ली में अपना नेता किसको घोषित करते हैं? बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर दिल्ली को लगभग 3 महीने तक अंग्रेजों से बचा लेते हैं, लेकिन जब संसाधनों की कमी हो जाती है तो वो बंदी बना लिए जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास संसाधन नहीं थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और बंदी बनाने के बाद जो अंग्रेज थे उनको रंगून भेज देते हैं और वहाँ पे 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ये आपके 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन। यहाँ पे देखिए, अहमदिया आंदोलन सन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद। दोस्तों देखिए, आपके उसमें पवन सीरीज में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, पवन सीरीज में अति लघुत्तरीय प्रश्न में अहमदिया आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो ये उसमें सर सैयद अहमद खां दिया है, लेकिन दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा मिर्जा गुलाम अहमद। ये आप सही कर लीजिएगा कि अहमदिया आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। और इस आंदोलन का मुस्लिम समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिससे इस्लाम धर्म के अनेक दोष दूर हो गए। तो दोस्तों जो ये अहमदिया आंदोलन था, इसमें जो मुस्लिम समाज था, ये मुस्लिम समाज के लिए ही था दोस्तों, जिससे मुस्लिम समाज पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसकी वजह से जो भी इस्लाम धर्म में दोष थे वो दूर हुए और इन्होंने
वादियानी संप्रदाय की स्थापना की और इनका कथन था कि वे मुसलमानों के पैगंबर हैं, ईसाइयों के मसीहा हैं और हिंदुओं के अवतार हैं, हिंदुओं के अवतार माने जाते हैं। वे तलाक, बहुविवाह तथा पर्दा प्रथा के समर्थक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बहगीन अहमदिया। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद से संबंधित है और ये अपने आप को मुसलमानों का पैगंबर मानते थे, ईसाइयों के मसीहा मानते थे और हिंदुओं के अवतार माने जाते थे। और दोस्तों इन्होंने तलाक, बहुविवाह और पर्दा प्रथा का समर्थन किया और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था बहगीन अहमदिया। तो इतना अहमदिया आंदोलन के विषय में आपको याद रखना। कब शुरू हुआ था? 1889 में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात देवबंद आंदोलन मुस्लिम आंदोलन का केंद्र रहा। एक मुस्लिम उलेमा जो प्राचीन मुस्लिम साहित्य के प्रकांड विद्वान थे ने देवबंद आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो देवबंद आंदोलन था ये 1857 स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था इसके पश्चात ही ये आंदोलन देवबंद मुस्लिम आंदोलन का केंद्र बना। और एक मुस्लिम उलेमा जो प्राचीन मुस्लिम साहित्य के प्रकांड विद्वान थे ने देवबंद आंदोलन चलाया। उन्होंने मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में, यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने मोहम्मद कासिम एवं रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद में शिक्षा संस्था की स्थापना की। और इस आंदोलन के दो उद्देश्य थे। पहला क्या है कि कुरान तथा हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करना, पहला कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करना, और दूसरा विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना बनाए रखना। पहला कुरान और हदीस की शिक्षाएं, इनका प्रसार करना है, प्रचार करना, और जो भी विदेशी शासक हैं इनके विरुद्ध जिहाद की भावना रखनी है। तो उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने हेतु प्रेरित भी किया, क्योंकि जो कांग्रेस उस समय थी वो कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन था जिसके माध्यम से पूरे देश की गतिविधियों पर भी ध्यान रखा जा रहा था जो भी अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, और साथ ही देश को किस तरह से स्वतंत्र कराना, इसके लिए भी कांग्रेस में हमेशा जो मीटिंग होती थी 1 साल के अंतराल पे, उसमें निर्णय लिया जाता था कि हमें आगे की क्या कार्यवाही करना और किस तरह से अंग्रेजों से निपटना है, किस तरह से अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना है। और दोस्तों इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस में शामिल हो, जो भी मुसलमान हैं वो कांग्रेस में शामिल हो, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और इसके अतिरिक्त नदवा उल उलूम लखनऊ 1894 ईस्वी में मौलाना शिवली नुमानी, महल हदीस पंजाब मौलाना सैयद नजीर हुसैन नामक मुस्लिम संस्थाओं ने मुस्लिम समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो मुस्लिम समाज था उनको जागरूक करने के लिए, जागृत करने के लिए, अपने देश के हित के लिए अलग अलग कार्य किए। और दोस्तों आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट भी है, आप वहाँ से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। आपके लिए दोस्तों एक ही मास्टर वीडियो हर सब्जेक्ट की बना दी गई है, आप उससे भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, मास्टर वीडियो आपके लिए तभी सही रहेगा जब आप पूरा स्टडी अच्छे से किए रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको डिटेल स्टडी सबसे ज़्यादा मस्ट होता है, क्योंकि आपके लिए कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है। और दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब में कॉर्नर पे आपको 3 बिंदी वाले बटन दिखते हैं। आप जब उस बिंदी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अपने यूट्यूब पे की स्पीड को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई भी वीडियो ओपन करिए और इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी सारी वीडियोज कवर हो जाएंगी। आप जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा वहाँ स्लो कर लीजिए, जहाँ आपको समझ में आ रहा है, आपको फास्ट पढ़ना है, फास्ट रिवीजन करना है, तो वहाँ पे आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से आपका सारा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।